यस स्टूडेंट्स, बेटा हमारा नया टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन द फूड synthesized by the autotrophs. So the mode of nutrition in which organisms are dependent on the food synthesized by the autotrophs. It means जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। There are different modes of heterotrophic nutrition. Modes. और सबसे पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, वो है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स सैप्रोफाइटिक, द ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड outside the body and absorb it. For example, जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड को आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंजाई लाइक ब्रेड माउल्ड, yeast एंड मशरूम्स। जो सेकंड मोड है पैरासाइटिक, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? फूड को ड्राइव करता है फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो द ऑर्गेनिजम्स drive food from plants and animals, plants or animals without killing them. जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से उनको किल किए बिना ही अपना न्यूट्रिएंट्स मींस फूड ड्राइव करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कैस्केटा, लाइस, टेक्स, टैप वर्म्स एक्सेट्रा। जो थर्ड टाइप है नेक्स्ट, वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं टेक इन होल मटेरियल एंड डाइजेस्ट इट। द ऑर्गेनिजम्स टेक इन होल materials and digest it. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स पूरे के पूरे मटेरियल को अंदर ले जाते हैं, जैसे हम लेकर जाते हैं। हम फूड को डायरेक्ट यूं का यूं माउथ के अंदर लेकर जाते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग on the type of food they consume, the organisms which have holozoic mode of nutrition are of different types. So depending on the type of food, they consume, they are of three types. First, herbivores. Second, carnivores. And third is omnivores. So depending on the type of food they consume, the organisms which have holozoic mode of nutrition, organisms are of three types: herbivores, carnivores and omnivores. अब हम पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले हम लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के डायग्राम के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा जो है ना एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके चारों तरफ यहां पर सपोज फूड पार्टिकल आ गया, तो ये न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल,
जैसे ही फूड पार्टिकल्स इस अमीबा के पास आता है, तो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्ट्रक्चर्स हैं, हम इनको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की सहायता से ये फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है, लाइक दिस। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आप कहते हैं बेटा सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फाल्स होता है, झूठा, और पोडिया यहां पर इसके फुट के लिए यूज होता है। तो इसके फुट होते हैं वो सूडोपोडिया की तरह ही होते हैं। मीन्स सूडोपोडिया उसके फाल्स फुट को कहते हैं हम, जिसकी सहायता से अमीबा फूड को कैप्चर करता है। और ये यहां पर फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल बना लेता है ये, और उसके बाद जो ये फूड है, फूड पार्टिकल इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और फिर वहां से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिर ये बाहर आउट कर देता है। तो जो ये प्रोसेस है, ये न्यूट्रिशन इन अमीबा है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो अमीबा कैसे अपना फूड प्राप्त करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम पैरामीशियम का। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है। Yes, like this. Paramecium is also unicellular organisms, you know. This paramecium has definite shape, डेफिनेट शेप होती है, और एक स्पेसिफिक साइट फूड के लिए होती है। तो फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक साइट। फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट पर फूड ये गेट करता है, प्राप्त करता है, और उस स्पेसिफिक साइट पर फूड सीलिया की सहायता से जाता है। तो सीलिया हेल्प करता है किसके लिए, उस फूड की मूवमेंट को उस स्पेसिफिक साइट तक पहुंचाने के लिए। तो सीलिया क्या करते हैं, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड। तो इसके अंदर ये सीलिया होते हैं बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, आप इसको सीलिया कहते हैं। अब ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, इसकी डेफिनेट शेप होती है, एक स्पेसिफिक साइट पर इसका माउथ होता है।
हम इसको साइटोसोम कहते हैं। जो ये साइटोसोम होता है, हम इसी को इसका माउथ कहते हैं। और इस स्पेसिफिक साइट से ये फूड को इंगल्फ करता है। ये जो पार्ट होता है, ये इसका वेस्टिबुलम होता है, मींस बक्कल कैविटी। इस पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस होता है। एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस। और इसके अंदर फूड वैक्यूल्स होती हैं। और ये इसका साइटोप्लाज्म। तो बेटा आपका 10th क्लास में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमीबा और पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन है। ये दोनों होल फूड को इंगल्फ करते हैं और इसलिए इन दोनों के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अभी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। Nutrition in human beings means human digestive system. Human digestive system consists of two parts. First, alimentary canal. Human digestive system consists of two parts. First, alimentary canal. Second, associated digestive ग्लैंड्स। ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल।
Yes, this is the diagram of human alimentary canal, or you can say human digestive system. Associated glands are also there with it. तो जो ये पार्ट होता है माउथ, माउथ ओपन होता है बेटा बक्कल कैविटी के अंदर। और यहां पर होती हैं सलाइवेरी ग्लैंड्स। एक कॉमन पाइप होता है फॉर द पासेज ऑफ फूड एंड एयर, उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ये लॉन्ग जो पाइप होता है इसको इसोफेगस कहते हैं। आल्सो नोन एज फूड पाइप। ये स्टमक है, ये लीवर, ये गोल ब्लैडर, ये पैनक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इन रियल स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट को हम सिक्कम कहते हैं। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट को हम कोलोन कहते हैं। ये रेक्टम है और ये एनस। This is the complete structure of human digestive system. Food is ingested in our body by an opening in the buccal cavity known as mouth. तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं बेटा इस एलिमेंट्री कैनाल की। तो जो फूड होता है, फूड इज इंजेस्टेड। इंजेशन एक प्रोसेस होता है स्टार्टिंग में फूड का लेना। तो फूड इज इंजेस्टेड इन बक्कल कैविटी बाय एन ओपनिंग called mouth। तो हम एलिमेंट्री कैनाल के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहला हमारा पार्ट आ जाता है माउथ। माउथ के बाद दूसरा पार्ट हमारा होता है बेटा बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के अंदर हम टिथ पढ़ेंगे। Four different types of teeth are present in our buccal cavity। टीथ के बारे में आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। बक्कल कैविटी में टीथ के अलावा एक मस्कुलर टंग होती है, जिसका मेन काम होता है फूड के अंदर सलाइवा को मिक्स करना और फूड को टेस्ट करना। जो मस्कुलर ऑर्गन टंग है, इसके ऊपर पेपिली होती है। और कुछ
कुछ पेपिलीज के अंदर टेस्ट बड्स होती हैं, और यही टेस्ट बड हमारे फूड को टेस्ट करती हैं। तो टंग के ऊपर डिफरेंट एरियाज होते हैं जो फूड के अलग अलग टेस्ट को बताती है। यहां हम डाइजेशन कर रहे हैं। डाइजेशन में टंग का मेन रोल होता है फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करना। बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखिए एक बार, तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। In real, 3 pairs of salivary glands are present in our buccal cavity, and they release saliva. Salivary glands saliva release करती हैं, और सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। Lysozyme enzyme is also present in saliva, which help to kill the bacteria. तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, वो सलाइवा छोड़ती हैं, और वो सलाइवा क्या करता है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवा, जो सलाइवा होता है बेटा, उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद जो फूड है वो आगे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, स्टमक में जाएगा ईसोफेगस के द्वारा। तो जो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जिसको आप गट कहते हैं, जो इसकी लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, इज मेड अप ऑफ मसल्स, which contract rhythmically. Which contract rhythmically to push the food. और this movement is known as peristaltic movement. Most important point, peristaltic movement, जो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड की मूवमेंट होती है, जो फूड आगे जाता है, उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, yes, most important point. What do you mean by the peristaltic movement?
जो मोमेंट ऑफ द फूड इनसाइड गट होती है, क्योंकि जो इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा वो मसल्स की बनी होती है, और वो मसल्स रिथमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जिसके कारण फूड आगे जाता है, और उसी मोमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। तो अब ईसोफेगस के द्वारा फूड स्टमक में आ गया है। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, आल्सो नोन एज फूड पाइप। Now food enter into the stomach. अब स्टमक के अंदर जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम गास्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गास्ट्रिक ग्लैंड्स, गास्ट्रिक ग्लैंड्स गास्ट्रिक जूस छोड़ती हैं, और गास्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन होता है, एंड म्यूकस होता है। जो HCl होता है, HCl क्या करता है? एक तो बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड में आ जाते हैं, किल द बैक्टीरिया। Second most important use of HCl to activate the protein digestive enzyme pepsin. Activate the pepsin. प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है HCl, और फिर वो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द HCl। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द HCl। अब स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। Small intestine is the largest part of our digestive system. Largest part of our digestive system है small intestine. Different organisms के अंदर small intestine की length different होती है। तो जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन
हर्बीवोर्स एनिमल्स ग्रास खाते हैं। ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है बेटा। दैट्स वाई हर्बीवोर्स एनिमल्स हैव लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं herbivores, they have longer small intestine as compared to carnivores. Carnivores, for example, tiger. It means meat easily digest होता है। Herbivores grass eating animals हैं, ग्रास में सेलुलोज होता है, सेलुलोज डाइजेशन में टाइम लेता है और इस कारण उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। तो ये लेंथ की बात थी बेटा, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन is the site of complete digestion. Site of complete digestion. Small intestine ही साइट जो है कंप्लीट डाइजेशन की है। कंप्लीट डाइजेशन, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट टाइप के जूसेस ऐड होते हैं और सबसे पहले जो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है वो बाइल सीक्रेट करता है बेटा। बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर। बाइल लीवर द्वारा सीक्रेट होता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं और वो बाइल साल्ट्स क्या काम करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। Emulsification of fats. Most important point, what do you mean by the emulsification of the fats? अभी तक जो हमने फैट खाया मीन्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, तो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, उनके ऊपर अभी तक किसी एंजाइम ने कोई काम नहीं किया है। पहले वो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स इस बाइल जूस के द्वारा स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़े जाते हैं और उसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। द प्रोसेस of conversion of large fat globules into smaller fat globules is known as emulsification of fat। ये प्रोसेस बाइल में प्रेजेंट बाइल साल्ट्स के द्वारा होता है। अब बाइल के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में
पैनक्रियाज ग्लैंड पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती है। पैनक्रियाज पैनक्रियाज ग्लैंड पैनक्रियाटिक जूस करती है रिलीज आउट। और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियाज ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है। लाइपेज लाइपेज एंजाइम मींस पैनक्रियाज द्वारा अगर वो रिलीज किया गया है तो पैनक्रियाटिक लाइपेज ये इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है ये? इमल्सिफाइड तो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम भी होता है। अमाइलेज एंजाइम कोई भी हो वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पैनक्रियाज द्वारा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज आउट किया जाता है बेटा, और उसके अंदर ये पॉइंट्स होते हैं। अमाइलेज कोई भी हो वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और यहां पर पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस रिलीज आउट हो गया, पैनक्रियाज द्वारा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज आउट किया गया है। और खुद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने आप में ध्यान दें, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं और वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज आउट करती है। इंटेस्टाइनल जूस, और उस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। इंटेस्टाइनल अमाइलेज होता है, माल्टेज होता है, लिमिट डेक्स्ट्रीनेज होता है, डीएनएज होता है, आरएनएज होता है। तो डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट। फाइनली सभी एंजाइम्स मिलकर कंप्लीट डाइजेशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो टूट जाता है बेटा, ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन्स वो एमिनो एसिड्स में टूट जाता है। और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल में टूट जाता है। तो ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब इस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन inner lining of the small intestine have finger like projections
finger like projections called villi, और ये विलाई हेल्प करती हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। तो जो फाइनली डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो विलाई है ये इंक्रीज द सरफेस एरिया, increase the surface area for the absorption of the food। तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अनएब्जॉर्ब जो फूड है वो कहां जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड डाइजेस्ट मीन्स नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब जो फूड मान लो आप, तो वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और अब वो अनएब्जॉर्ब्ड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया है तो उस फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर्स, तो आंसर आएगा बेटा इन लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है, मींस आयंस पानी के द्वारा जो मिक्सअप होते हैं आयंस वो यहीं से जाते हैं। और जो अब अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो कुछ टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर हो जाता है। वास्तव में लार्ज इंटेस्टाइन के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बेटा। एक होता है सिक्कम, जो ये छोटा सा पार्ट होता है, इसके साथ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। पहले ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो हमारा पार्ट है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फूड रेक्टम में स्टोर हो जाता है। तो रेक्टम के अंदर जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो स्टोर होता है, और उस स्टोर्ड फूड को लास्ट में एनस के द्वारा बाहर आउट कर दिया जाता है। तो एनस क्या करता है? जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो यह आपका बेटा कंप्लीट टॉपिक हो गया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स।